आज जो हम इस क्लास के अंदर समझने जा रहे हैं, दो चीज़ें हम समझेंगे कि एनर्जी की, जो लिक्विड की एनर्जी क्या होती है। अगर कोई लिक्विड मोशन में है या रखा है तो वहाँ पर लिक्विड की क्या ऊर्जा होती है, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमने लिखा भी है कि एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। बर्नौलीज थ्योरम, ये दो चीज़ें आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बर्नौली थ्योरम अपने आप में बहुत खास ये है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बर्नौली थ्योरम, तो इसका पूरा डेरिवेशन समझेंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। चलिए पहले समझते हैं कि एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होती है। जैसे कोई पार्टिकल गति में होता है, कोई बॉडी गति में है तो उसमें स्थिति ऊर्जा भी हो सकती है, अगर वो रुका हुआ है तो गतिज ऊर्जा भी हो सकती है। और उसकी कुल ऊर्जा हम क्या कहते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, उसकी कुल ऊर्जा होती है। लेकिन लिक्विड के अंदर तीन टाइप की एनर्जी होती हैं। पहली होती है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जिसको हम दाब ऊर्जा बोलते हैं, हिंदी में दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को समझने के लिए मान लिया यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एक बर्तन है जिसके अंदर कुछ द्रव यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ से द्रव निकलने के लिए इसमें हमने रास्ता यहाँ पर बनाया है। और ये h हाइट तक, अगर हम इसका जो लेवल है वो इसके बिल्कुल पाइप के सेंटर से ऐसे मान लें तो इसकी हाइट जो यहाँ पर ये है वो h हाइट तक यहाँ पर इसको मान रहे हैं क्योंकि लिक्विड यहाँ से पास हो रहा है। और ये जो इसका एरिया है इसका, यहाँ से ये जो इसमें पंप लगा हुआ है, नोज़ल यहाँ पर ये है, तो इसका जो एरिया मान लिया A है और किसी समय पर यहाँ से ये लिक्विड आगे जब बढ़ता है तो डी डिस्प्लेसमेंट आगे खिसकता है, पानी यहाँ से निकलता है या द्रव, कोई भी द्रव इसमें भरा हुआ है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो ये भरा हुआ लिक्विड है, यहाँ पर जो ये बंद यहाँ पर लगा हुआ है या हम कहें कि टोटी यहाँ पर लगी हुई है, कुछ भी हमने यहाँ पर लगाई हुई है, उस पर कितना दाब लगाएगा ये लिक्विड, दाब लगाएगा ना। अगर द्रव इसमें भरा है तो यहाँ पर हमने द्रव को रोका हुआ है, वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, तो हमने यहाँ पर ढक्कन लगाया है, कुछ भी लगाया है यहाँ से, तो उस पर कितना दाब ये डालेगा, कितना प्रेशर यहाँ पर ये डालेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है P बराबर एक तरीके से हमारा ρgh। इतना दाब ये डालता है। रो यहाँ पर क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पर द्रव की घनत्व क्या है। जी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण। और एच क्या है कि लिक्विड की हाइट आपने कितनी वहाँ पर रखी है। इस तरह से वो इतना प्रेशर यहाँ पर लगाएगा। और अगर ये लिक्विड थोड़ा सा डिस्टेंस आगे खिसकता है, क्योंकि प्रेशर है तो इसका मतलब इसने उस पर फोर्स भी लगाया है, तो यहाँ पर लिक्विड एक तरीके से वर्क करता है। तो वो अगर हम वर्क देखें कि लिक्विड ने इस पर आगे को निकलने के लिए कितना वर्क किया, तो वर्क की सिंपल डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि लिक्विड कितना डिस्प्लेसमेंट आगे को खिसका और कितना फोर्स वहाँ पर लगा। फोर्स यहाँ पर क्या होगा उसको देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सिंपल डेफिनेशन है प्रेशर की, क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर होता है। और ये हमने फोर्स की यहाँ पर, एरिया क्या है, यहाँ पर जो ये खुला हुआ जो पाइप है इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कि लिक्विड कितना थोड़ा सा आगे को मूव किया है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये उसका आयतन हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है कि कितना वॉल्यूम आगे को खिसका लिक्विड का, तो ये उसका वॉल्यूम है। P इंटू वी ये वर्क है, तो प्रेशर इज इक्वल टू वर्क अपॉन वॉल्यूम। या हम ये कहें कि जो प्रेशर एक तरीके से एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम दाब ऊर्जा कहते हैं, या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्या, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो प्रेशर एनर्जी होती है। ठीक है।
तो दिस इज द प्रेशर एनर्जी। यहाँ पर ये प्रेशर एनर्जी को हम ऐसे देखते हैं, और ये प्रेशर एनर्जी क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है यहाँ पर प्रेशर एनर्जी। इसके बाद देखते हैं जो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड के पास गतिज ऊर्जा कितनी होती है। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड हम बोलते हैं उसको, लिक्विड या फ्लूइड कुछ भी बोल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड कितनी होती है उसको हम यहाँ देखते हैं। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होगी। m क्या है, जो लिक्विड आगे फ्लो कर रहा है उसका मास, कितना द्रव्यमान लिक्विड का आगे फ्लो किया है और किस वेलोसिटी के साथ फ्लो किया है, तो ये क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम फाइंड करें, जैसे यहाँ पर ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम था, दिस इज द प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या थी, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी, क्योंकि वर्क क्या होता है, एक एनर्जी होती है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या थी यहाँ पर, ये प्रेशर एनर्जी को हम कहते थे, वर्क डन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1/2 mv²। मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होगा, डेंसिटी। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी 1/2 ρv²। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये काइनेटिक एनर्जी है, बट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दूसरी एनर्जी यहाँ पर हुई। अब हम जाते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये तो दाब ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा हुई। अब देखते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी हाइट की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये स्थिति ऊर्जा। अगर लिक्विड h हाइट तक है और लिक्विड का द्रव्यमान उसका मास m है तो mgh उसकी स्थिति ऊर्जा होती है, U बराबर mgh। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर फाइंड किया जाए, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, तो वो होगी, उसको वॉल्यूम से भाग यहाँ पर दे दो, तो यहाँ ये निकल के आएगा mgh अपॉन v। m/v फिर से रो इसे लिख सकते हैं, तो ρgh। तो ये उसकी एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा यहाँ से निकल के आती है। अगर मैं बात करूँ कि लिक्विड की टोटल एनर्जी क्या होगी, लिक्विड की कुल ऊर्जा देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होगी, और हम कहें कि पर यूनिट वॉल्यूम में फाइंड करो, पर यूनिट वॉल्यूम में आप इसको फाइंड करें तो लिखेंगे उसकी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं पहले, या उसकी प्रेशर एनर्जी लिख देते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है यहाँ पर, ये P, एक तरीके P है ये, इसको P मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होगी P प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, कितनी है, पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 ρv² प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो थी ये कितनी, ρgh। तो ये उसकी कुल ऊर्जा है, किसकी, द्रव की। तो लिक्विड की कुल ऊर्जा इतनी होती है। अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करो, तो ये इतना फॉर्मूला लगाओगे बस सीधा सीधा। अगर पूछा जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो ये इतना फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, तो ये अलग अलग एनर्जी पता होनी चाहिए और उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी वो पता होनी चाहिए। तो ये एनर्जी के बारे में डिस्कस हुआ। अब हमें आना है इसके डेरिवेशन पे, जो बर्नौली थ्योरम होती है वो क्या होती है।
और अब लिक्विड कैसा हो, इसमें भी दो एक कंडीशन आ जाती है कि लिक्विड कैसा हो, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो यानी कि उसको दबाया ना जा सके, और लिक्विड कैसा हो, नॉन विस्कस हो यानी कि उसकी लेयर के बीच में जब कोई लिक्विड मोशन में होता है तो उसकी जो लिक्विड की लेयर्स हैं उसमें एक तरीके का घर्षण बल काम करता है, तो वो घर्षण बल उसमें कम से कम हो या ना हो उसको बोलते हैं ऐशान दर। तो और लिक्विड कैसा है, ऐशान है या इनकम्प्रेसिबल है, दोनों इनकम्प्रेसिबल प्लस ऐशान, या हम कहते हैं कि नॉन विस्कस लिक्विड हो, तब उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पर। एक बार फिर से समझ लेते हैं बर्नौली थ्योरम को, कि हमारे पास एक इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई पाइप है जिसका एक जगह से जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये मान लिया इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और ये पॉइंट मान लिया यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये पॉइंट B है। यहाँ से जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो एक तरीके से v1 है, और यहाँ से जो वेलोसिटी होगी वो एक तरीके से यहाँ पर v2 है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। और एक मैं यहाँ पर इसका समतल मान लेता हूँ, प्लेन यहाँ पर, और इससे जो इस वाले सिरे की हाइट है वो h2 है और इस सिरे की जो हाइट है वो h1 है। ये एक हमने बताया कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अलग अलग एक जो इनका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं वो अलग अलग है, और इनके सिरों की ऐसा रखा गया है कि इनके सिरों की तल से हाइट भी अलग अलग है। यहाँ से जो लिक्विड एंटर करेगा ए पॉइंट से, ए सिरे से या 1 सिरे से बी पॉइंट से, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। यहाँ एरिया कितना होगा, एरिया उसका एक तरीके से यहाँ पर A1 होगा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, यहाँ A2 है। तब लिक्विड अगर इस कैसी फ्लो उसका हो रहा है, धारा रेखी प्रवाह में फ्लो हो रहा है। ये मैं बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड, ध्यान देना इन दो वर्ड पे, ये जरूर अगर आपको स्टेटमेंट लिखना आ जाए बर्नौली थ्योरम का तो आपको 2-3 जो वर्ड्स हैं उसको जरूर लिखना है। वे क्या है, अगर कोई लिक्विड कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, किसी स्ट्रीम लाइन फ्लो में वो फ्लो हो रहा है या धारा रेखी प्रवाह अगर वहाँ पर है, तब उसकी कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। फिर से समझ लीजिए एक बार, जब कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड धारा रेखी प्रवाह में फ्लो होता है, तब उसकी प्रत्येक बिंदु पर जो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहती है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम, मींस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एक नियतांक होता है। ये है बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट। या हम कहें कि यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर होगा P2 प्लस में 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, और ये भी बराबर कांस्टेंट। यानी कि 2 पॉइंट मान लिए, एक 1 पॉइंट है, एक 2 पॉइंट है। तो पहले सिरे पर जो कुल एनर्जी होगी, दूसरे सिरे पर जो कुल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम। इसको हमें इसकी उत्पत्ति करनी है, इसके डेरिवेशन हमें करना है। शुरू करें।
चलिए अब इसका डेरिवेशन हम इसकी एक एक एनर्जी निकालेंगे या इसमें देखेंगे कौन कौन सी एनर्जी है, उन सबको जोड़ेंगे और देखेंगे क्या वो इसके इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पर इसका बर्नौली थ्योरम का वहाँ से डेरिवेशन हो जाता है। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। तो पहली इसकी जो पॉइंट है वो क्या है उसको निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए पहले सिरे पर जो प्रेशर है वो P1 है। लिक्विड कितना प्रेशर यहाँ पर लिक्विड पर उसको फ्लो कराने के लिए कितना प्रेशर है वो P1 है। जब यहाँ से लिक्विड निकलेगा तो वो मान लिया किस प्रेशर के साथ निकलेगा, P2 प्रेशर के साथ निकलेगा, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है तो प्रेशर लिक्विड पे अलग अलग होगा ना। अगर उसका एरिया छोटा कर दो तो प्रेशर ज़्यादा लगाना उस पर ज़्यादा पड़ेगा, इस तरह से। तो ये प्रेशर हमने P1 और P2 वहाँ पर मान लिए। अब देखते हैं कि जब यहाँ से लिक्विड एंटर करेगा तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। लिक्विड को आगे भेजने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ मोटर लगाना पड़ेगा। लिक्विड कब फ्लो करेगा पाइप से, जब हम उसको मोटर लगा के आगे को धकेलेंगे तो वर्क करेगा मोटर, या कोई भी हम बाहर से कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीज़ लगा दे जो लिक्विड को आगे को पुश करे, तो पुश करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कि वर्क डन ऑन द लिक्विड एट पॉइंट ए, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड कह रहा हूँ मैं, क्योंकि लिक्विड पर वर्क कर रहे हैं इसे भेजने के लिए। ऑन द लिक्विड, वर्क डन ऑन द लिक्विड एट पॉइंट ए सिरे पर या वन सिरे पर कितना वर्क डन है उस पर करना पड़ेगा लिक्विड पर, तो वो W1 मान लेता हूं। और ये वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां से क्या होगा, प्रेशर उस सिरे पर क्या है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो ये फोर्स की डेफिनेशन से आ जाएगा। और इंटू डिस्प्लेसमेंट वहां पर मैं लिख देता हूं V1, वर्क डन ऑन द लिक्विड एट पॉइंट ए पर सेकेंड, ये भी लिख देता हूं मैं पर सेकेंड। वर्क डन ऑन द लिक्विड एट ए पर सेकेंड, एकांक समय में यहां पर कितना कार्य किया गया, तो क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया मैंने v, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम को मैंने क्या कर दिया पर सेकेंड, तो डिस्टेंस वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो गई, क्योंकि टाइम को 1 ले लिया। तो इसीलिए जो d था वो v लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो d बराबर क्या होगा, ये v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम 1 हो गया, तो ये v के इक्विवेलेंट हो गया यहाँ से। तो ये है वर्क डन एट पॉइंट ए बाय द कोई भी मोटर हमने लगाया है ये वो। अगर यही चीज मैं बी सिरे पर देखूं एट पॉइंट बी, अगर ये सिरे में ये चीजें यानी कि वर्क डन, अब ए सिरे पर क्या होगा, यहां से तो लिक्विड मशीन ने भेजा, मोटर ने भेजा, लेकिन ए सिरे पर क्या होगा, लिक्विड अपना वहां पर लिक्विड वर्क करेगा। अब हम लिक्विड पर वर्क नहीं कर रहे, ए सिरे पर लिक्विड वर्क करेगा, अपना आप वहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ वर्क कर दिया, लेकिन वहाँ से लिक्विड अपने ही उसके पास एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी से वहाँ से बाहर कर। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन बाय द लिक्विड, तो वर्क डन बाय द लिक्विड पर सेकेंड, इसको भी मैं कह रहा हूँ पर सेकेंड, तो वो W2 होगा। W2 बराबर इसी तरह से लिख दूंगा मैं क्या, P2 A2 और वहां पर वेलोसिटी V2, इसी की तरह ये यहां पर चेंज इन वर्क क्या हुआ उसको देखते हैं, या नेट इंक्रीज इन, जो कार्य में वृद्धि कितनी हुई वो हमें निकालना है। यहां पर क्या हुआ, लिक्विड पर वर्क किया, यहां पर क्या हुआ, लिक्विड ने वर्क किया, तो W1 माइनस W2 करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ये कि P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ये करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे पिछली क्लास में हमने किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर कांस्टेंट।
बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वाली क्या थी वो, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर कांस्टेंट, ये थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या बराबर AB बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, किया जा सकता है। तो नेट इंक्रीज इन वर्क कितना हुआ, नेट वर्क डन कितना होगा, यहाँ से उसको देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू में A इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से M अपॉन रो लिख सकता हूँ। A1 V1 बराबर A2 V2 को M अपॉन रो यहाँ से लिखा जा सकता है। ये क्या है, M अपॉन रो आयतन, ये वॉल्यूम ही तो है, डेंसिटी, ये डेंसिटी है, ये मास है, तो मास अपॉन डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। और ये क्या है, एरिया। अगर हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी एक डिस्टेंस की तरह काम करेगी, एरिया इंटू डिस्टेंस वो क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है। एक तरीके से ये लिक्विड का आयतन है कि कितना आयतन आगे बढ़ता है, उसको मास अपॉन डेंसिटी में लिख सकता हूँ। अगर उस लिक्विड का मास पर सेकंड आगे कितना बढ़ता है, m, और डेंसिटी क्या है, रो, तो m अपॉन रो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो ये कॉमन होकर आएगा A1 V1, तो उसको मैं m अपॉन रो यहाँ से लिख सकता हूँ। तो ये हुआ नेट वर्क डन। A सिरे पर कितना काम किया, B सिरे पर कितना काम किया, और उनको माइनस कर दिया, नेट वर्क डन आ गया। और ये P1 और P2 m अपॉन रो के पदों में हमने यहाँ से नेट वर्क डन लिख दिया। अब इसके बाद आते हैं कि उसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो A सिरे पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, B सिरे पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनका अंतर कर दो, तो वो चेंज इन काइनेटिक या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के इसको मैं मान लेता हूं, तो क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी कहां पर ज्यादा है, कौन से सिरे पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी सिरे पर ज्यादा होगी। आपने उसका पाइप को दबाया तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, जो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। तो नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, या लिख सकता हूं कि 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द नेट इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहां पर लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। लिक्विड कितनी हाइट पर है, यहां हाइट h1 है, यहां पर हाइट h2 है, कहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, H2 वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर mg, ये कॉमन होगा, H2 माइनस H1। तो ये नेट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ गया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया, और उसका जो नेट वर्क डन था वो हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, वो वास्तव में किसकी वजह से हुआ है, वो किए गए कार्य की वजह से हुआ है। कि हमने लिक्विड पे वर्क किया या नेट वर्क किया, तो वो वर्क दो जगह बट गया, एक उसकी गतिज ऊर्जा में, एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो कुल मिला के जो हमने यहाँ पर वर्क किया था, ये जो यहाँ पर वर्क था, ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि इसको डेल्टा यू लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट है, इस वर्क के बराबर है। या नेट वर्क जो अगर हम कहें, नेट वर्क डन बराबर यहाँ पर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इनके बराबर है। हमने जो बाहर से वर्क किया
लिक्विड के अंदर एनर्जी आनी शुरू हो गई। वो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, वो किसकी वजह से है? जो वर्क डन हमने किया है नेट उसके बराबर है। तो इन दोनों को बराबर कर दो। किस किस को? इसको, इन दोनों को सम करो, उसके बराबर रख दो। मतलब क्या हुआ कि P1 माइनस P2 m अपॉन रो बराबर इन दोनों को जोड़ के 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और प्लस में mg H2 माइनस H1। इस इक्वेशन को हल करिए और देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस वाली इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस में रो G H1 बराबर P2 प्लस में 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस में रो G H2, या हम कहेंगे कि P प्लस में 1/2 रो V स्क्वायर प्लस में रो G H बराबर कांस्टेंट। तो दिस इज द बर्नौली थ्योरम। इस तरह से बर्नौली थ्योरम की आप उत्पत्ति कर सकते हो। यहां से एक चीज और पूछ ली जाती है, एक होती है दाब शीर्ष, एक होती है वेग शीर्ष और एक आता है गुरुत्व शीर्ष। प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और एक होता है ग्रेविटी हेड। अगर इस इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करिए, बर्नौली थ्योरम से ही P प्लस रो जी करिए प्लस 1/2 रो V स्क्वायर को रो जी से भाग करें और प्लस रो जी एच को रो जी से भाग करें। और ये कांस्टेंट यहाँ पर है, इधर भी भाग कर दोगे तब भी कांस्टेंट, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा, फिर भी वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। थोड़ा इसको और हल करते हैं। तो P अपॉन रो जी प्लस 1/2 V स्क्वायर अपॉन जी और प्लस में यहाँ पर ये रो यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इधर कांस्टेंट ही बना रहेगा। यहाँ पर जो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इन तीनों के अलग अलग नाम है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है नाम के वजह से कि उसका प्रेशर हेड बताओ क्या होगा, दाब शीर्ष क्या होगा, जिसको हम दाब शीर्ष कहते हैं। इतनी वैल्यू को P अपॉन रो जी कर दो तो दाब शीर्ष निकल जाता है। प्रेशर हेड इसको बोलते हैं, प्रेशर हेड। ये टर्म P अपॉन रो जी इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। कभी कभी कंपटीशन में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बस छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, दाब ये है, उसका घनत्व ये है, उसका प्रेशर हेड बताओ, तो सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाती है। बस इतना ही करना है कि केवल इसका मान बताओ P अपॉन रो जी का, तो न्यूमेरिकल इस पर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये जो टर्म है इसको बोलते हैं वेग शीर्ष या वेलोसिटी हेड भी बोल देते हैं इसको, वेग शीर्ष या वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड भी बोल देते हैं, वेलोसिटी हेड इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं हम गुरुत्व शीर्ष, ग्रेविटी हेड बोल देते हैं। ये बर्नौली थ्योरम है। अब इस बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कई सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं।